लिस्ट आई है रून लिस्ट 2024। इसके हिसाब से भारत में बिलियनर्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट ये जो नंबर है ये पूरी सऊदी अरेबिया और स्विट्जरलैंड की कंबाइंड जीडीपी से भी ज्यादा है। 334 बिलियनर्स टोटल इन इंडिया है। इनकी वर्थ दोनों कंट्रीज की जीडीपी से ज्यादा होगी। नाउ दैट इज देयर, लेकिन इसका क्या इंपैक्ट है? क्या ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है? चाइना के कंपैरिजन में हम कहां स्टैंड करें इसमें भी, बिकॉज ऑफ कोर्स वी कंपेयर एवरीथिंग ऑफ आवर्स विथ रिस्पेक्ट टू चाइना। नाउ चाइना इज आवर न्यू पैरामीटर्स, इसके हमें बराबर आना है क्योंकि हमें इनसे मैच करना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स फॉर एग्जिस्टेंशियल रीजंस। बट अदर देन दैट क्या इसके और डेवलपमेंट्स हैं, क्या इसके और पैरामीटर्स हैं, क्या इसकी और लेयर्स हैं? विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट। लेकिन बिफोर दैट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एंड दैट इज रिलेटेड टू द फाउंडेशन बैच। आप करोल बाग में इंग्लिश मीडियम का बैच चलता है, इसको चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही वेल क्यूरेटेड बैचेस होते हैं। मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम का बैच चलता है, मल्टीपल डेट्स हैं। और प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेस चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि एक डिसिप्लिन्ड वे में आप ऑफलाइन आओगे और तैयारी करोगे तो एक स्ट्रक्चरल तरीके से तैयारी होती है, हर एक चीज आपको पता पड़ती है। और उसके साथ साथ अगर आप कुछ चीजें इंश्योर कर लेते हो जैसे सीसैट, एसए, करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन, इसके साथ साथ अगर आप टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर लेते हो प्रीलिम्स और मेंस के, बोथ फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट, इन पर ध्यान दे देते हो प्रैक्टिस बेस्ड चीजों पर, तो काफी प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और इसके साथ साथ अगर मेंटरशिप पर भी फोकस करते हो, गाइडेंस वगैरह आप प्रॉपर लेते हो टाइम टू टाइम और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते इधर उधर, तब भी पॉसिबिलिटी रहती है कि आप काफी अच्छा एक स्कोर कर सकते हो और अपने अटेम्प्ट्स को इंश्योर कर सकते हो। सो दिस इज देयर। इन सारी चीजों के लिए ये सारे फीचर्स हैं कोर्सेज में भी हमारे, तो इसके लिए इंक्वायर करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, लिंक पर क्लिक कर सकते हो या फिर ऑफलाइन सेंटर पर भी विजिट कर सकते हो। अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए भी अगेन वीडियो के लिंक है, डिस्क्रिप्शन है, उसमें लिंक्स हैं। नाउ लेट्स कम फॉरवर्ड टू दिस टॉपिक। अब क्या है, देखो इंक्रीज हुआ है बिलियनर्स 109 बिलियनर्स से टोटल 334 तक। और इंडिया क्या कर रहा है, नए बिलियनर्स क्रिएट कर रहा है हर 5 साल में। क्या चाइना में इस रेट में बिलियनर्स इंक्रीज हुए हैं? नहीं, चाइना में इस रेट में बिलियनर्स नहीं इंक्रीज हुए हैं। इनफैक्ट मुंबई ने शंघाई को भी पीछे छोड़ दिया बिलियनर्स के क्रिएशन में। बाय 1 नंबर मुंबई इज अहेड इवन देन चाइनीज सिटी ऑफ शंघाई। एंड नॉट जस्ट दैट, आपके नए बिलियनर्स कौन कौन से? शाहरुख खान है, जेप्टो के फाउंडर्स हैं। जेप्टो आपको पता होगा 2 ड्रॉप आउट है स्टैनफोर्ड के। कोविड टाइम पीरियड पर इन्होंने देखा कि भैया डिमांड बहुत है ऑनलाइन चीजों की मार्केट में और सप्लाईज को हम फिल कर सकते हैं, सप्लाई गैप को, तब ये जेप्टो को लेकर आए। तो ये आइडिया बहुत सक्सेसफुल रहा है, आप में से बहुत लोगों ने जेप्टो यूज किया होगा। इसके अलावा रेजर पे है, रेजर पे भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है। जब भी आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हो यूपीआई से भी, तो आप देखना जनरली फीस भरते होगे तो रेजर पे आता है लिखा हुआ, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। तो आप देखो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस कौन कौन से सेक्टर्स के हैं। ये तो नए बिलियनर्स हुए, तो यहाँ आप देख ही पा रहे होगे, स्टार्टअप्स है, फाइनेंशियल सेक्टर है, ये सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर के भी काफी सारे बिलियनर्स ऐड हुए। मतलब इंडिया में अभी भी जमीन का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, जमीन खरीदना बेचना, जो कि हमेशा के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। पॉपुलेशन इतनी है, डिमांड रहेगी हाउसिंग की, और डिमांड रहेगी तो रियल एस्टेट सेक्टर ग्रो करेगा। अलॉन्ग विद दैट आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बिकॉज इंडस्ट्रीज पर हम फोकस कर रहे हैं आइदर थ्रू मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, द नोशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। इसका ये मतलब हम नहीं समझेंगे कि इंडस्ट्री अरे बिल्कुल फ्लाइट मोड पे चली गई और बहुत सारी जॉब्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। ऑफ कोर्स अभी थोड़ा सा दिल्ली दूर है, लेकिन एक स्टार्ट है, एक इंडिकेटर है। इस टाइप की रिपोर्ट्स आपके लिए एक इंडिकेटर की तरह काम करती है। क्या फैक्टर्स इतने सारे इंटरप्रेन्योर्स इमर्ज हो रहे हैं? सबसे पहला 1991 का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का रिफॉर्म्स। क्यों भैया, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने गवर्नमेंट सेक्टर जो अभी तक बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर रखा था प्राइवेट इंडस्ट्री को, उसको ओपन किया, प्राइवेटाइज किया चीजों को। गवर्नमेंट ने अपने रूल्स को लिबरलाइज किया ताकि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट एज सच जो है रिस्ट्रिक्शंस इकोनॉमी में उनको हटा सके। और इसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन ट्रेड को ओपन किया। तो जो पुराने कैपिटलिस्ट थे, जो नेहरू गांधी सरकार को फेवर कर करके, सपोर्ट कर करके, चंदा दे देकर यहाँ पर पावर में बैठे हुए थे, ट्रेड को कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पुराने कैपिटलिस्ट ऐसे यहाँ पर ब्राइब्स दे देकर जो नए छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं उनको रोक देते थे सेटअप से। इनके ऊपर, बेचारों के ऊपर गवर्नमेंट की गाज गिरती थी साइलेंसिंग, लाइसेंसिंग रिजीम की। और ये जो पुराने कैपिटलिस्ट हैं ये अपना पत्ता बनाए रखते थे ऐसे ही। अब इनके ऊपर गाज गिरी, जैसे इकोनॉमी ओपन हुई, कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा तो इनकी हालत टाइट हुई, बाहर से और नए नए एफिशिएंट प्रोडक्ट्स आने लगे, तो क्रोनी कैपिटलिज्म का जो नेक्सस था वो ब्रेक हो गया। इसके बाद से आप देखो भारत में बहुत और नए नए बिलियनर्स ऐड हुए, क्योंकि इकोनॉमिक वैल्यू एज सच आपकी इंक्रीज हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रोनी कैपिटलिज्म बिल्कुल ही खत्म हो गया। आप ये देख पा रहे होगे, विजय माल्या का आपको केस पता होगा,
विजय माल्या ने अलग अलग बैंक से लोन लेकर रखा था और इनमें से काफी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे। क्यों भैया पब्लिक सेक्टर बैंक्स पागल है इसको विजय माल्या को लोन देंगे बार बार? ना, इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता था। ऐसा कहा जाता है कि विजय माल्या चिदम्बरम के काफी क्लोज थे जो उस टाइम मिनिस्ट्री में थे। सो दैट्स देयर। लेकिन हाँ फिर भी आप देखो कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट पड़ा है। सेकेंड थिंग इज कि आपका इमर्जेंस हुआ है न्यू जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को। एक टाइम पीरियड पर एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में एज एन ऑप्शन कंसिडर नहीं की जाती थी, लेकिन अभी आप देख रहे हो जेप्टो का एग्जांपल, स्टैनफोर्ड के ड्रॉप आउट्स यहाँ आकर अपना मार्केट, यहाँ आकर अपना स्टार्टअप खोले। इनको पोटेंशियल दिख रहा हुआ कुछ कमाने का तभी तो खोले। ऐसे ही आप देखो पेटीएम हुआ, फोन पे हुआ, ये सारे कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स है। फ्लिपकार्ट हुआ, फ्लिपकार्ट जब तक वॉलमार्ट को अपने आप को बेच नहीं दिया, वॉलमार्ट से फंडिंग आई थी फ्लिपकार्ट में। सो इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे स्टार्टअप्स आप देख लो अक्रॉस, ये सारे राइज हुए हैं अभी रिसेंट टाइम पीरियड में। एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस हुआ है, अटल इनोवेशन मिशन और अलग अलग ऐसी स्टार्टअप पॉलिसी चली है। कॉम्पिटिटिव वेजेस एंड इंग्लिश स्पीकिंग, हमारी पॉपुलेशन इंग्लिश स्पीकिंग है, बाहर के इन्वेस्टर से बात करके कुछ तो फंडिंग ले ही आएगी, बाहर के इन्वेस्टर से बात करके कुछ तो सर्विस सेक्टर में कर ही देगी, ये फायदा होता है कंपेयर टू चाइना। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव वेजेस है हमारे यहाँ पर। अगर हमें यहाँ पर कुछ ओपन करना है तो वेजेस ज्यादा नहीं देने हमें, है ना? क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, इतना काम चाहिए लोगों को, गिग वर्क आराम से मिल जाएगा, ओला उबर आराम से आप यहाँ पर आकर चलाओ, आपको जो कैब ड्राइवर है सस्ते में मिल रहे हैं। सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वेजेस जो है वो सस्ते हैं। इसका ये मतलब है कि क्या हम सही डायरेक्शन में? ना जी, ऐसा नहीं है। वेल्थ इंक्रीज होना इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स जो बता रहे हैं कि जीडीपी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस जीडीपी इंक्रीज होने से अगर आपके वेल्दी और वेल्दियर हो रहे हैं और जो पुअर है वो और पुअर हो रहे हैं, अगर इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है तो एक कॉज ऑफ कंसर्न जरूर है, जो आप यहाँ भी देख पा रहे हो। ये देखो वेल्दीएस्ट 1% इंडिया में 40% ऑफ हमारी जो वेल्थ है उसको यहाँ पर होल्ड करे, विच इज हाईएस्ट सिंस 1961। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखो सोल्यूशन वही है जो बहुत लोग बता रहे हैं। ये जो पुअर है, ये पुअर इसलिए रह जाता है क्योंकि ना इसको टाइम पर एजुकेशन मिलती है, ना इसको टाइम पर हेल्थ केयर मिलती है, इसके बच्चे को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कंपेयर टू योर रिच। तो इसके बच्चे को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको हर किसी की कैपेबिलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा, एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, हेल्थ पे ध्यान देना होगा, जॉब्स पे ध्यान देना होगा, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना होगा, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा, वोकेशनल एजुकेशन तक पे ध्यान देना होगा। और ये सब मतलब आपका पूरा कैपेबिलिटीज का स्फीयर है, एंड दिस विल बी डेवलप्ड बाय द कैपेबिलिटीज अप्रोच ऑफ अमर्त्य सेन, या फिर जैसे जॉन रॉल्स आपके कहते हैं कि आप डिफरेंसेस को कम करो, डिफरेंस प्रिंसिपल को अप्लाई करो, जस्टिस लाओ, फेयरनेस लाओ। आपके गांधी जी क्या कहते थे? सर्वोदय के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करो। सर्वोदय मतलब जो रिच है वो अपनी जरूरत है तो जितना पैसा अपने पास रख रहा है, लेकिन बाकी सारा भगवान की प्रॉपर्टी मानकर चैरिटी में दे रहा है। अब आज के टाइम पीरियड में ये बहुत उटोपियन है, इम्प्रैक्टिकल लग रहा होगा आपको, लेकिन एटलीस्ट अवेयरनेस तो रेस कर सकते हैं ना, कि कंपनीज को बोले कि तुम सीएसआर में थोड़ा ज्यादा फंड कंट्रीब्यूट करो। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सीएसआर के नॉर्म्स को तो फॉलो कर ही रहे हो ना। जब पिछले 3 साल के आपके प्रॉफिट्स का कुछ अमाउंट आप दे रहे हो सीएसआर में, तो थोड़ा और दे दो। ऐसे जो टाटा, असीम प्रेमजी वाले एग्जांपल्स हैं, इनको गवर्नमेंट को और इंसेंटिवाइज करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, अवेयर करवाना चाहिए लोगों को, ताकि सोशल जस्टिस में भी पैसा है और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में भी पैसा है। बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में? इंक्रीजिंग वेल्थ जनरेशन का कैसे इंडिया और अच्छे से बेनिफिट उठा सकता है, और कैसे हमारे प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल को रियलाइज करवा सकता है? बताइएगा जरूर, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब।